मुंबई महाराष्ट्र। छोड़िए मिस्टर आरांस राजवंशी, आप गलत कर रहे हैं। मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज रोक दीजिए ये शादी। आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? मैं तो आपको जानती तक नहीं। मैं ये शादी नहीं कर सकती। लाल जोड़े में सजी खूबसूरत सी लड़की रोते हुए, हवन कुंड के फेरे लेते हुए आगे चल रहे लड़के से लगातार अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। लेकिन ऐसा लग रहा था मानो उसकी किसी भी बात का कोई असर उस लड़के पर नहीं हो रहा था। वो लगातार उस लड़की का हाथ मजबूती से पकड़े हुए पंडित जी के मंत्रोच्चार के साथ बिना किसी भाव के फेरे पूरे कर रहा था। लाल शेरवानी, हाथों में महंगी ब्रांडेड घड़ी देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी बेहद अमीर खानदान का वारिस है। बालों को सलीके से जेल लगाकर सेट किया हुआ था। वो लड़का इस वक्त बेहद हैंडसम लग रहा था, या फिर यूं कहें कि वो हर समय ही इतना हैंडसम लगता था। उसके चार्म को देखकर ही मुंबई की आधी से ज्यादा लड़कियां उस पर फिदा थीं, लेकिन उससे उलट उसका स्वभाव बेहद खतरनाक था, जिससे कोई उसके आसपास भी नहीं भटकता था। इस वक्त भी वो शांति से बिना किसी भाव के उस लड़की को लगभग घसीटते हुए 4 फेरे पूरे कर चुका था। उस लड़की के रोने गिड़गिड़ाने का कोई असर उस शख्स पर नहीं हो रहा था। वो लड़की भी भला की खूबसूरत थी। इस वक्त दुल्हन बनी, साज श्रृंगार किए, वो स्वर्ग से उतरी अप्सरा लग रही थी। उसका लाल चेहरा देखकर ही पता लग रहा था कि वो काफी वक्त से रो रही होगी। आंखों का काजल हल्का फैल गया था, पर उस पर भी उसकी खूबसूरती पर कोई फर्क नहीं आया था। 4 फेरे के बाद पंडित जी कांपते हुए कहते हैं, यजमान, बाकी के 3 फेरों में वधू आगे होती है। उनकी बात सुनकर उस लड़के के कदम रुक जाते हैं। वो एक गहरी नजर पंडित जी के ऊपर डालता है, जिससे पंडित जी की हालत और बुरी हो गई, क्योंकि एक तो पहले ही उसके लड़के के गार्ड ने उन पर गन तान रखा था। ऊपर से उसका इस तरह देखना उनको अंदर तक झकझोर गया। खौफ होता भी क्यों ना, आखिर एआर को कौन नहीं जानता था। सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बल्कि कई देशों पर उसका राज चलता था। कई देशों की सरकारें उसके अधीन थीं। दुनिया के सबसे सक्सेसफुल और अमीर बिजनेसमैनों में एआर का नाम सबसे ऊपर था, जिसे एआर ने अपने दम पर बनाया था। अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद अपनी फैमिली बिजनेस, जो तब तक पूरे इंडिया में फैला था, उसे संभालने के साथ ही कई देशों में फैलाया था। आज महज 29 की उम्र में वो लगभग पूरी दुनिया पर राज करता था। एक चीज और थी जिसके लिए एआर काफी फेमस था, वो था उसका गुस्सा, जिसे इस वक्त पंडित जी खौफ खाए हुए थे। उसका ऑरा हर वक्त ही बेहद खतरनाक रहता था। एआर यानी कि आरंस राजवंशी। वो एक सरसरी निगाह पंडित पर डालकर झट से पीछे पलटता है। उसे अचानक ऐसे पलटते देखकर वो लड़की बेहद घबरा जाती है। इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, आरांस तुरंत उसे अपनी गोद में उठा लेता है। उसके ऐसे उठाने से वो लड़की डर गई। उसने आरांस के गले में इर्द गिर्द अपनी बाहें डाल दी, लेकिन जल्दी उसे एहसास हुआ कि इस वक्त वो किसी अजनबी की गोद में है। यह एहसास पाते ही उसकी आंखें खौफ और हैरानी के मिले जुले भाव से बड़ी बड़ी हो गईं। अब दुल्हन आगे है, अपने मंत्र शुरू कीजिए। एक शांत मगर कठोर आवाज वहां गूंजी। आरांस ने वापस फेरे लेने शुरू किए। उस लड़की को जैसे ही आरांस के उसे गोद में उठाने का रीजन पता चला, वैसे ही वो वापस रोते हुए कहती है, मिस्टर राजवंशी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। मैं आपसे शादी नहीं करना चाहती। आप ऐसा मत कीजिए। मैं एक अजनबी के साथ शादी के बंधन में इस तरह नहीं बंधना चाहती। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। वो आरांस की गोद में छटपटाने लगी, जिससे अब आरांस के एक्सप्रेशन चेंज होते नजर आ रहे थे। उस लड़की की छटपटाहट का वैसे उस पर कोई असर तो नहीं हो रहा था, लेकिन शायद अब वो उसकी एक ही रट से इरिटेट हो चुका था। उसने 3 फेरे पूरे किए। इसी के साथ पंडित जी ने उसे वापस अपनी जगह पर बैठने को कहा। वो उस लड़की को अपनी गोद से नीचे उतारकर उसकी कलाई वापस मजबूती से थामकर नीचे बैठते उसे अपनी बगल में खींच लेता है, जिससे वो लड़की लगभग गिर ही गई। पंडित जी वापस से मंत्रोच्चार शुरू कर चुके थे। वहीं वो लड़की अपनी कलाई आराज के हाथ से छुड़ाने की पूरी कोशिश कर रही थी। इतना टाइम नहीं है मेरे पास वेस्ट करने को, इसे जल्दी खत्म करो। इस बार आराम सख्ती से कहता है, जिस पर पंडित जी हकलाते हुए कहते हैं, जी जी यजमान। एक थाल आगे करके सिंदूर कन्या की मांग में भरो। इतना सुनकर उस लड़की का दिल तेज तेज धड़कने लगा। उसके चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। वो हकलाते हुए कहती है, नहीं नहीं, प्लीज नहीं। आराम से एक नजर उस लड़की पर डालता है,
वो एक्सप्रेशनलेस चेहरे के साथ हाथ में रखा सिंदूर मुट्ठी भर लेकर उस लड़की की मांग में भर देता है। मांग टीका तो काफी पहले छटपटाने के कारण हट ही चुका था। वहीं वो लड़की सिंदूर पड़ते ही एकदम से शांत हो गई। उसका दिल धक से रह गया। एक पल में मानो उसकी पूरी दुनिया बिखर सी गई। वो ऐसे शांत हुई मानो उसमें जान ही ना बची हो। उसके पूरे चेहरे पर सिंदूर लग चुका था, जिससे उसकी आंखों से बहते हुए आंसुओं के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। पंडित जी अब मंगलसूत्र पहनाने को कहते हैं, जिस पर आरांस की बगल में एक लगभग उसी की उम्र का लड़का आकर उसके आगे एक बॉक्स करता है। आरांस उस बॉक्स के अंदर से एक बेहद ही खूबसूरत सा मंगलसूत्र निकालता है। वो काले मोतियों में गुथा हुआ था, जिस पर बीच में AR डायमंड से लिखा हुआ था। वो उसे उस लड़की के गले में पहना देता है, जिसके बाद पंडित जी आगे कहते हैं, शादी संपन्न हुई। आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उनकी बात पर आराज के होंठ हल्के से मुड़ गए। वो तिरछा मुस्कुराकर खतरनाक आवाज में उस लड़की की तरफ देखते हुए कहता है, सो मिस ध्वनि मेहरा, कांग्रेचुलेशंस। नाउ यू आर मिसेस ध्वनि आरांस राजवंशी। डार्क एक्सप्रेशन के साथ, वेलकम टू हेल। उसकी लास्ट लाइन सुनकर ध्वनि के शरीर में अजीब सी कंपन फैल गई। उसके आंसू अब भी रुके नहीं थे। वो अपनी नजरें आरांस की तरफ करके बदहवासी पूछती है, क्यों किया आपने ऐसा? क्यों मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी आपने? उसके आंसू अब भी रुके नहीं थे। हाँ, रोना जरूर बंद हो गया था, लेकिन ज्यादा रोने की वजह से हिचकी बन गई थी। उसकी ऐसी आदत बचपन से ही थी। अगर वो ज्यादा क्या थोड़ा सा भी रो लेती तो उसकी हिचकी बन जाती थी। फिर जल्दी रुकती भी नहीं थी। लेकिन वो जल्दी रोती भी नहीं थी। वो हर परेशानी से मुस्कुराते हुए लड़ती थी। लेकिन आज शायद बात उसकी पूरी जिंदगी के बिखरने की थी, इसलिए शायद वो बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। वहीं आरांस ने जब उसकी लास्ट लाइन सुनी तो उसके होंठों के कोने वापस से मुड़े। इस वक्त वो किसी डेविल से कम नहीं लग रहा था। वो ध्वनि की बात पर जोर देते हुए कहता है, बर्बाद? उसके कान के करीब आकर, अभी तो बर्बादी की शुरुआत ही हुई है। उसके कान पर फूंक मार कर, अभी तो बर्बादी की हद तक बर्बाद करना है तुम्हें। लास्ट लाइन कहते वक्त उसके एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। उसकी आंखों में सबको जलाकर राख कर देने वाली बदले की आग दिख रही थी। वही ध्वनि की धड़कनें आराज की करीबी और बातें दोनों से ही बड़ी हुई थीं। वो गुस्से भरे एक्सप्रेशन से उसे देखते हुए कहती है, जब इतनी नफरत थी मुझसे तो शादी क्यों की आपने? शादी? हंसकर, ये शादी तुम्हारी बर्बादी है वाइफी। गुस्से भरे लहजे में, हाँ नफरत करता हूँ मैं तुमसे, बेइंतहा नफरत। इतनी नफरत जिसकी कोई हद ही ना हो। उसके चेहरे पर इस वक्त ध्वनि के लिए नफरत साफ देखी जा सकती थी। आरांस के बगल में खड़े उस लड़के समीर ने, जो उसका असिस्टेंट था, अदब से कहा, सर मेंशन में सब आपका वेट कर रहे हैं। उसकी बात पर आरांस अपनी जगह से झट से खड़ा होकर ध्वनि से सख्त लहजे में कहता है, उठो। वो नासमझी से उसे देख रही थी, जिस पर आरांस गुस्से में चीखते हुए कहता है, आई सेड गेट अप। उसकी धार सुनकर ध्वनि घबराकर तुरंत अपनी जगह से खड़ी हो गई। वहीं बाकी सभी काफी डर गए थे। आरांस ध्वनि को देखते हुए कठोर आवाज में कहता है, लिसन, मुझे एक बात दोहराने की आदत नहीं है, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि एक बार में बात सुनने की आदत डाल लो। उसकी बात पर ध्वनि, जो अब तक घबराई हुई थी, अचानक से उसमें न जाने इतनी हिम्मत कहाँ से आई। वो एकदम से अड़ते हुए कहती है, नहीं मानूंगी, और मैं क्यों आदत डालूं? उसकी बात पर अचानक से उसके एक्सप्रेशन सर्द हो गए, लेकिन फिर कुछ सोचकर डेविल स्माइल करते हुए भारी आवाज में कहता है, क्योंकि अब तुम मेरी बीवी हो। इतना कहकर वो बिना कुछ सुने ध्वनि की कलाई पकड़कर खींचते हुए मंदिर की सीढ़ियों से नीचे उतरने लगा। वहीं अचानक उसके ऐसे खींचने पर वो कटी पतंग की भांति उसके पीछे चल दी। वहीं आरांस को निकलते देखकर पंडित जी डरते डरते कहते हैं, यजमान, महादेव के मंदिर से शादी करके बिना उसका आशीर्वाद लिए ना जाएं। उनकी बात पर उसके कदम रुक गए। वो बिना उनकी तरफ देखे ही सख्त आवाज में कहता है, इस शादी को कैसे निभाना है मैं जानता हूँ। इसके लिए उन्हें परेशान करने की कोई जरूरत नहीं है। इतना कहकर वो तेज कदमों से नीचे उतरने लगा। वहीं वहां मौजूद गार्ड्स भी हाथों में गन पकड़े उसके पीछे चल पड़े। पंडित जी उसके जाने के बाद राहत की सांस लेकर अपने माथे के पसीने को पोंछते हैं। वो महादेव और पार्वती की मूर्ति के सामने हाथ जोड़कर कहते हैं, हे महादेव, उस बच्ची की रक्षा करना। वो एक बेदिल इंसान की नफरत का शिकार हो चुकी है।
लेकिन मेरा दिल कहता है कि वो बच्ची निर्दोष है, उसकी मदद करना। उनके इतना कहते ही मूर्ति के हाथ में पकड़ा फूल अचानक से नीचे गिरा, जिसे देखकर पंडित जी पहले तो आश्चर्यचकित रह गए, लेकिन जल्दी ही उनके होठों पर गहरी मुस्कान बिखर गई। वो मुस्कुराकर कहते हैं, भले ही उस जोड़े ने उनसे आशीर्वाद ना लिया हो, लेकिन उनका आशीर्वाद सदैव उस जोड़े के साथ है। आज बेइंतहा नफरत में किया गया विवाह भविष्य में बेइंतहा मोहब्बत का आधार बनेगा। लिखने वाले ने खुद उनको साथ लिखा है। चुनौतियां कठिन आएंगी, मगर हर कठिनाई पर मोहब्बत का साथ भारी पड़ेगा। एक ऐसी कहानी की फिर शुरुआत हुई है, जिसका अंत खुद महादेव लिखेंगे। उनके इतना कहते ही आकाश में जोरों की गर्जना हुई, जिसकी आवाज से ध्वनि सहम कर आराज की बाह पर अपने हाथ कस देती है, जिसे महसूस कर आराज उसके चेहरे को देखता है, जो इस वक्त सिंदूरी रंग में रंगा हुआ था। उसके चेहरे की मासूमियत देखकर वो ठहर सा गया, लेकिन अचानक कुछ याद कर वो गुस्से में अपना हाथ झटक कर उसकी पकड़ से आजाद करता है। तब तक वो कार तक पहुंच गए थे। कार का गेट खोलकर वो लगभग ध्वनि को धकेलते हुए अंदर डालता है, जिससे ध्वनि का असर सामने के गेट से लगता है। आह, दर्द से उसकी सिसकी निकल जाती है। उसकी दर्द भरी आवाज सुनकर कुछ पल के लिए आरांश ठहरा, मगर फिर उसे इग्नोर करके वो भी बैठ गया। समीर अगली सीट पर बैठा था। उसके बैठते ही ड्राइवर ने कार स्टार्ट की। जल्दी उसकी कार मंदिर से आगे बढ़ गई। उसकी कार के आगे और पीछे बॉडीगार्ड्स की कार चल रही थी। ध्वनि रास्ते को देखकर घबराते हुए कहती है, हम कहाँ जा रहे हैं? ये मेरे घर का रास्ता नहीं है। तुम अपने घर नहीं जा रही? वो बिना उसकी तरफ देखे ही कहता है। ध्वनि उलझी नजरों से उसे देखते हुए कहती है, मेरे घर नहीं तो कहाँ? उसकी बात पर आरांश उसकी तरफ देखता है। उसकी नजरें सीधा ध्वनि की नजरों से जा मिली। पल के लिए तो वो उसकी बड़ी बड़ी काली कजरारी आंखों में खोसा गया, लेकिन जल्दी हकीकत में आते हुए वो अपनी नजरें फेर कर कहता है, तुम्हारे ससुराल जा रहे हैं? ससुराल? वो हैरान परेशान सी अपनी आंखें बड़ी बड़ी करके पूछती है। उसके लहजे ने आरांस को वापस उसकी तरफ देखने के लिए मजबूर कर दिया। वो उसे ऐसे देख रहा था मानो किसी बेवकूफ को देख रहा हो। उसे खुद ऐसे देखते हुए ध्वनि को शर्मिंदगी महसूस हुई। उसकी बड़ी घनी पलकें झुक गईं, जिसने आरांस की धड़कनें बढ़ा दी। वो खुद में कहता है, ये मुझे क्या हो रहा है? मेरी हार्ट बीट इतनी फास्ट क्यों है? वो खुद की धड़कनें कंट्रोल करते हुए सरकास्टिक वे में कहता है, यस ससुराल। लड़कियां शादी के बाद ससुराल ही जाती हैं, नहीं? समीर मन ही मन खुद से कहता है, हे भगवान, बेचारी भाभी इस राक्षस को कैसे संभालेंगी? पता नहीं कौन सा बदला लेना चाहते हैं सर, लेकिन मेरा दिल कहता है कि भाभी इनोसेंट है। भाभी बस सब संभाल लें। अभी तो इन्हें सर की फैमिली को भी झेलना है, वो तो और भी ज्यादा टफ है। वो मन ही मन ध्वनि की सलामती की प्रार्थना कर रहा था। साइनी रेसिडेंशियल एरिया, मुंबई का सबसे पॉश इलाका, जहाँ आना हर किसी की किस्मत में नहीं होता। यहाँ की सड़कों पर सिर्फ अमीरों को ही चलने की इजाजत है। इस एरिया में बिना परमिशन कोई भी इंटर नहीं कर सकता, जिसका सबसे मेन रीजन सेफ्टी है। यहाँ इस एरिया में घर नामुमकिन सा होता है, क्योंकि यहाँ सबसे कम प्राइस का घर भी लाखों से ही शुरू होता है। इस कारण यहाँ सिर्फ मुंबई के जाने माने शख्सियत ही रहते हैं, जिनके बस में इतना महंगा घर खरीदना संभव है। ऐसे लोगों की हिफाजत की व्यवस्था करना भी सरकार का ही काम है। वैसे तो सभी लोगों की हिफाजत सरकार का कर्तव्य है, लेकिन सरकार भी उन्हीं को देखती है जो उनको देखते हैं। इसलिए इस एरिया की सिक्योरिटी इतनी स्ट्रांग है। इसी अमीरों के इलाके के सबसे अंत में काफी बड़ा और खूबसूरत सा विला। ये विला इस इलाके का भी सबसे महंगा घर था, जिसे राजवंशियों ने करोड़ों में खरीदा था। उसकी भव्यता का पता बाहर से ही देखकर लग रहा था। इस विला में बस एक बार जाना कईयों का सपना था। इस वक्त रात के 1 बजे उसी इलाके के सड़क पर एआर की कारों का काफिला चल रहा था। ध्वनि सूनी आंखों से खिड़की के बाहर आकाश में दूर तक फैले अंधेरे को देख रही थी। साथ ही वो देख रही थी एक से बढ़कर एक बड़े बड़े महल, जहाँ जाना शायद उसने सपने में भी नहीं सोचा था। क्योंकि वो मुंबई में ही रहती थी, इसलिए इस इलाके के बारे में अच्छी तरह से जानती थी। वो रास्तों को देख रही थी जो लाइटों से रोशन थी। आखिर उस इलाके में अंधेरा कैसे रह सकता था? आकाश भले ही अंधेरे में था, लेकिन वहां की सड़कें उजाले से रोशन थी। करीब 10 मिनट उस रास्ते पर चलने के बाद आखिर में कार एक बड़े से गेट के सामने रुकी।
जहाँ बड़े बड़े अक्षरों में लिखा गया था राजबंशी विला। वहां गेट पर मौजूद गार्ड ने जब एआर की कार देखी तो तुरंत हड़बड़ाकर गेट खोलने को भागा। इधर जब ध्वनि ने गेट पर लिखे नाम को पढ़ा तो उसकी आंखें हैरत से फैल गईं। वो खुद में बुदबुदाई, राजबंशी बिला। उसकी बुदबुदाहट भले ही धीमी थी मगर यार के कानों से न बच सकी। उसकी हैरत से भरी आवाज सुनकर उसके होंठ के कोने हल्के से मुड़ गए। जल्दी वो बड़ा सा गेट दो भागों में अंदर की तरफ खुल गया और इसी के साथ सभी कार एक के बाद एक अंदर जाने लगी। जैसे जैसे कार अंदर की तरफ जा रही थी वैसे वैसे हैरानी से ध्वनि की आंखें बड़ी बड़ी होती जा रही थी। आखिर बिला था ही इतना खूबसूरत। मेन गेट के अंदर इंटर करते ही कुछ दूरी पर बिला के गेट के ठीक सामने एक फाउंटेन था जिसके दोनों तरफ से रास्ता जा रहा था। ध्वनि देख सकती थी कि बॉडीगार्ड की कार दूसरी तरफ मुड़कर आगे जा रही थी। जब उसने वो बिला देखा तो दंग रह गई। वैसे तो वो न्यूज पर इस बिला को कई बार देख चुकी थी मगर आज सामने से देखकर वो हैरान थी। उसने इसे ऐसे देखने का कभी नहीं सोचा था। वो मनी मन हैरानी भरे लहजे में खुद से कहती है, तो क्या ये इनका घर है? क्या ये इस राजवंशी फैमिली से बिलोंग करते हैं? हाँ, वो जानती थी कि इस इंसान का नाम आरांश राजवंशी है, लेकिन ये इस राजवंशी फैमिली से होगा उसने कभी सोचा नहीं था। उसकी कार बिला के गेट के बाहर रुकी। एक गार्ड ने तुरंत एआर की तरफ का दरवाजा खोला। आरांश कार से बाहर निकल गया। ध्वनि अभी भी अंदर ही थी। उसको बाहर न आता देखकर आरांश कठोर लहजे में कहता है, बाहर निकलो। ध्वनि उसकी डरावनी आवाज सुनकर तुरंत हड़बड़ाकर बाहर आई। उसके निकलते ही कार आगे चली गई। आरांस दांत भींचकर ध्वनि की बांह पकड़ते हुए कहता है, ए लड़की, ध्यान से सुन लो। अंदर मेरी फैमिली है। अगर तुमने वहां कोई नाटक किया तो तुम्हारी फैमिली के लिए अच्छा नहीं होगा। ध्वनि वैसे तो कोई छुई मुई गुड़िया नहीं थी। उसे अपने लिए लड़ना अच्छे से आता था, लेकिन परिवार का नाम आते ही बड़े बड़े धुरंधर भी घुटने टेक देते हैं। वो तो फिर भी मामूली इंसान थी। आरांस ने अब उसे ही निशाना बनाया क्योंकि वो शादी तो जबरदस्ती कर सकता था, लेकिन इस लड़की को साथ रखने के लिए किसी रीजन की जरूरत थी। वो जान चुका था, इसलिए अब वो उसके परिवार को टारगेट कर रहा था। उसकी बात पर ध्वनि सिर्फ हाँ में सिर हिला देती है। आरांस उसे अपनी बात मानता देखकर कुटिलता से मुस्कुराता है, लेकिन जल्दी से उसने मुस्कुराहट छिपा भी ली थी। वो अब उसकी कलाई पकड़ अंदर की तरफ जाने लगा। ध्वनि भी उसके तेज कदमों से कदम मिलाने की कोशिश कर रही थी। अभी वो गेट के अंदर पैर रखती उससे पहले ही एक रौबदार आवाज पूरे हॉल में गूंजी, रुक जाइए। इस आवाज के आते ही आरांस और ध्वनि के कदम रुक गए। ध्वनि के तो कदम के साथ साथ मानो धड़कनें भी रुक गई थी। इतनी रौबदार आवाज सुनकर वो घबरा गई। आखिर वो शादी करके ससुराल आई थी, घबराना तो लाजमी ही था। लेकिन आरांस उस पर इस आवाज का कोई खास प्रभाव नहीं पड़ा था। ध्वनि ने नजर उठाकर देखा तो सामने हाल में कई सारे लोग खड़े थे। उनके चेहरे के भाव कुछ खास नहीं थे। वो और भी ज्यादा घबरा गई। तभी वो महिला आगे आई जिसने उन्हें अभी अभी रोका था। वो दिखने में करीबन 55 से 60 साल की महिला लग रही थी। यह है आरांस की दादी, अनीता राजवंशी। उनके चेहरे का तेज और रोबीला अंदाज उनके व्यक्तित्व की निशानी थी। आखिर वो राजवंशी परिवार की सबसे बड़ी सदस्य थी। उनके बाजू में ही उनके पति अभिषेक राजवंशी। उनकी भी उम्र 60 के आसपास की ही थी। दोनों पति पत्नी राजवंशी परिवार के सबसे बड़े थे। उस घर में उनकी ही चलती थी। वे दोनों ही स्वभाव से कठोर लेकिन दिल के भले थे। राजवंशी परिवार का आज जो बिजनेस है, इसकी नींव अभिषेक जी के पिताजी द्वारा रखी गई थी, जिसे पहले अभिषेक जी ने, फिर उनके बेटों ने और अब पोते यानी कि आरांस संभाल रहा था। अनीता जी आगे आकर गौर से ध्वनि के चेहरे को देखती हैं, जिस पर सिंदूरी आभा देखकर उनका दिल सुकून से भर गया। शायद उनकी नजरों को जो देखना था वो देख चुकी थी। वो नरम आवाज में वहां खड़ी एक सर्वेंट से कहती हैं, सरला, आरती की थाल और बाकी सब लेकर आइए। जी मालकिन। सरला जी वहां की सबसे पुरानी मेड थी, जिसकी उम्र 35 से 40 के आसपास थी। पति से तलाक के बाद मायके में जगह न मिलने के कारण वो यहाँ ही रहती थी। इसका कारण वो अनीता जी के गांव से थी। तभी पीछे से एक 40 से 45 वर्ष की महिला आगे आकर ध्वनि को तिरस्कार भरी नजरों से देखते हुए कहती है, पर माँ, वो लड़की यहाँ नफरत की वजह से लाई गई है।
वो मेरे आराज की पत्नी नहीं और ना ही कभी इस घर की बहू हो पाएगी। फिर स्वागत का क्या मतलब बनता है? अनीता जी उसकी बात पर सख्त लहजे में कहती हैं। शिवानी, आपके मानने या ना मानने से सच बदल नहीं जाएगा। वो लड़की इस घर की बहू है। उसे हमारा पोता अपनी पत्नी बनाकर लाया है। इसलिए इस घर की बड़ी बहू का स्वागत किए बिना हम उन्हें अंदर नहीं आने देंगे। पर माँ, आप। इससे पहले कि शिवानी कुछ कहती, अनीता जी अपने हाथ उठा उन्हें रोक देती हैं। उनके हाथ को देखकर शिवानी जी शांत हो गईं। अनीता जी सख्त लहजे में कहती हैं, यह हमारा आखिरी फैसला है। आरांश को देखकर, आपके बेटे के फैसले के खिलाफ थे हम, लेकिन अब जो वो अपने मन की कर ही चुके हैं, तो अब हमारा फर्ज बनता है नई बहू का स्वागत करना। तब तक सरला जी और नौकरों के साथ सभी चीजें ले आई। पर माँ, आप। इससे पहले कि शिवानी जी कुछ कहती, अनीता जी अपने हाथ उठाकर उन्हें रोक देती हैं। उनके हाथ को देखकर शिवानी जी शांत हो गई। अनीता जी सख्त लहजे में कहती हैं, यह हमारा आखिरी फैसला है। आरांश को देखकर, आपके बेटे के फैसले के खिलाफ थे हम, लेकिन अब जो वो अपने मन की कर ही चुके हैं, तो हमारा फर्ज बनता है कि नई बहू का स्वागत करना। तब तक सरला जी और नौकरों के साथ सभी चीजें ले आईं। अनीता जी उन्हें देखकर आदेशात्मक लहजे में शिवानी जी से कहती हैं, शिवानी आगे आइए, बहू का स्वागत कीजिए। उनकी बात सुनकर शिवानी जी एक नज़र ध्वनि को देखकर घृणा से कहती हैं, माँ, मैं आपकी बात का अपमान नहीं करना चाहती, लेकिन इस लड़की को भी बहू के रूप में नहीं स्वीकार कर सकती। ये मेरी बहू नहीं है। मैं उसकी शादी दोबारा धूमधाम से एक अच्छी लड़की से करवाकर अपनी बहू का गृह प्रवेश कराऊंगी। उनकी बात सुनकर ध्वनि का दिल हजार टुकड़ों में टूट गया। शायद वो पहली ऐसी लड़की थी जो ससुराल की दहलीज पर खड़ी होकर अपने ही पति की दूसरी शादी के बारे में सुन रही थी। उनकी बात सुनकर अनीता जी एक नज़र घूरकर शिवानी जी को देखती हैं, जिससे शिवानी जी नजरें झुका लेती हैं। अनीता जी आगे बढ़कर आरती की थाल पकड़ खुद से ध्वनि और आराज के सामने आती हैं। आराज को एक नज़र घूर कर, लेकिन आराज के चेहरे पर कोई भाव नहीं थे। वो ध्वनि की तरफ देखती हैं, जो नजरें झुकाए जमीन को घूर रही थी। उसे ऐसे देखकर अनीता जी नर्म आवाज में उससे पूछती हैं, क्या नाम है आपका? उनकी आवाज सुनकर ध्वनि घबराकर अपनी नजरें उठाकर उन्हें देखते हुए धीमी आवाज में कहती है, जी, ध्वनि मेहरा। नहीं, अब आप ध्वनि मेहरा नहीं है, वो सख्त आवाज में कहती हैं। उनकी अटपटी बात सुनकर ध्वनि असमंजस से उन्हें निहारती है। उसे ऐसे देखकर वो रौबदार लहजे में कहती हैं, अब आप ध्वनि आरांस राजवंशी हैं। इस राजवंशी परिवार की बड़ी बहू हैं आप। आपकी नज़रें झुकी हुई नहीं होनी चाहिए। उनके लहजे में आदेश था, जिसे महसूस करके ध्वनि हड़बड़ाकर उनसे नजरें मिलाती है। उसकी आंखें देखकर अनीता जी मुस्कुराकर कहती हैं, आदर में सर झुका हुआ होना चाहिए, लेकिन नजरें वो झुकाते हैं जो गलत होते हैं। उसकी बात पर ध्वनि सर हिला देती है। शायद वो समझ गई थी कि उसकी दादी सास क्या कहना चाहती हैं। तभी आराम सर्द लहजे में कहता है, दादी प्लीज जल्दी ये सब खत्म कीजिए। ये सब ड्रामा करने की जरूरत नहीं है। अनीता जी आरांस की बात को नजरअंदाज करते हुए दोनों की साथ में आरती करती हैं। उसके बाद सरला जी ध्वनि के पैर के ठीक आगे चावल से भरा कलश रखती हैं। उसके आगे आलते की थाल रखती हैं। अनीता जी ध्वनि से उसे दाएं पैर से गिराने को कहती हैं। ध्वनि भी ठीक वैसा ही करती है। उसके बाद वो आलते की थाली में पैर रखती है, लेकिन जैसे ही वो दूसरे पैर रखने जाती है, वैसे ही वो लड़खड़ा जाती है। लेकिन वो गिरती उससे पहले ही आराज उसका हाथ पकड़कर संभाल लेता है। भाई, आराज के इस रिएक्शन को देखकर अनीता जी और अभिषेक जी साथ में मुस्कुरा उठे, लेकिन जल्दी ही वो अपने भाव कठोर कर लेते हैं। अनीता जी ध्वनि से सख्त लहजे में कहती हैं, संभाल के चला कीजिए, वरना गिराने के लिए बहुत मौजूद होते हैं। उनके कटाक्ष को वहां खड़े सब समझ चुके थे। आराज ध्वनि का हाथ छोड़कर गुस्से में कहता है, जो पहले से गिरे हुए हैं उन्हें कौन ही गिरा सकता है। इतना कहकर वो वहां से अंदर चला गया। वो अभी ऊपर जा ही रहा था, तभी अभिषेक जी सख्त लहजे में कहते हैं, अंश रुकिए, हमें और आपकी दादी को आपसे बात करनी है। उनकी बात सुनकर आराज के चलते कदम रुक गए। वो आंखें बंद कर गहरी सांस लेकर गुस्से को कंट्रोल करके बिना किसी भाव के वहीं खड़ा हो गया। वहीं ध्वनि तो आराज की बात सुनकर हैरान थी। वो अंदर आ चुकी थी। अनीता जी उससे कहती हैं, अभी बहुत रात हो चुकी है, आप अभी आराम कीजिए, कल हम आपको राजवंशी परिवार से मिलाएंगे। सरला, इन्हें अंश के कमरे में ले जाइए।
उन्होंने आदेश दिया, जिस पर शिवानी जी कुछ कहना चाहती थी, लेकिन अनीता जी की बातों की नाफरमानी भी वो नहीं करना चाहती थी। वैसे ही आज वो उन्हें बहुत नाराज कर चुकी थी। सरला जी ध्वनि को वहां से ऊपर की तरफ लेकर चली गई। अब अभिषेक जी आराज को देखकर नाराजगी से कहते हैं, अंश ये सब क्या है? हमने पहले ही कहा था कि यह सही तरीका नहीं है बदला लेने का। फिर भी आप ऐसे जबरदस्ती शादी कराए, और अब शादी के बाद ऐसा व्यवहार। आप भूल रहे हैं, मैंने उससे शादी सिर्फ बदले के लिए ही की है। अभी तो उसे बहुत कुछ झेलना है। जब तक वो ठीक नहीं होती तब तक उसे झेलना ही होगा। उसकी जिंदगी को नर्क ना बना दिया तो मेरा नाम भी आनास राजवंशी नहीं। आनास अपनी आंखों में बेहिसाब गुस्सा लिए सब कहकर सीधा अपने कमरे की तरफ चला गया। उसके जाने के बाद बाकी सब भी अपने अपने कमरे की तरफ चले गए। अनीता जी अभिषेक जी की तरफ देखती हैं, जिस पर वो ठंडी सांस छोड़कर कहते हैं, आप परेशान ना होइए, वक्त सबको सब समझा देगा। राजवंशी विला थर्ड फ्लोर का था, जहाँ बाकी परिवार वालों का कमरा फर्स्ट फ्लोर पर था। वहीं आरास का कमरा सेकंड फ्लोर पर था। हर फ्लोर पर कई सारे कमरे थे, लेकिन सेकंड फ्लोर पर आरास ने किसी को भी रहने की इजाज़त नहीं दी थी। थर्ड फ्लोर पर परिवार वाले और बस सरला जी को ही जाने की इजाज़त थी। थर्ड फ्लोर वहाँ के नौकरों के लिए भी मिस्ट्री ही था। कभी कभी वहाँ नर्स और डॉक्टर को आते जाते देखते थे, लेकिन वहाँ कौन है कोई भी नहीं जानता था। इधर ध्वनि आरास के कमरे के बाहर खड़ी थी। सरला जी उसे वहाँ छोड़कर जा चुकी थी। उन्होंने खास थर्ड फ्लोर पर ना जाने की हिदायत भी दे दी थी। ध्वनि अभी इसी उधेड़बुन में बाहर खड़ी थी कि कमरे में जाए या ना जाए, क्योंकि वो भी इस शादी को नहीं मानती थी। हाँ, उसने नीचे कुछ नहीं कहा, लेकिन सिर्फ इसलिए क्योंकि वो अनीता जी का व्यवहार पहले ही देख चुकी थी। ऊपर से आरांश भी उसे बाहर ही चेताकर आया था। वो अभी खुद में ही उलझी हुई थी, तभी किसी ने पीछे से वहां पकड़कर अपनी तरफ घुमाया। ऐसे अचानक घुमाने से वो डर गई, लेकिन जैसे उसकी नजर सामने गई, वो थोड़ी शांत हो गई। उसे खुद को देखकर शांत होता पाकर आरांश व्यंग भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, नॉट बैड वाइफी। अभी अपनी ससुराल आने से पहले तो बहुत नाटक कर रही थी। अब जब पता चला कि तुम्हारा पति इतना अमीर है, तो नीचे कितना अच्छा नाटक कर रही थी। वैसे कांग्रेचुलेशन, तुमने संस्कारी होने का नाटक इतना अच्छा किया कि मेरे दादू दादी तुमसे इम्प्रेस हो गए। अब समझ आया तुम दोनों भाई बहन इसी तरह से अमीर लड़कों और लड़कियों को फंसाने का धंधा करते हो। नहीं मिस्टर राजवंशी, तमीज से बात कीजिए। अपने और अपने भाई के चरित्र पर लगा लांछन ध्वनि सह नहीं पाई, जिस पर वो आरांस की नजर से नजर मिलाते हुए चिल्ला उठी। उसकी इतनी तेज आवाज सुनकर आरांस को भी गुस्सा आ गया। वो उसकी कलाई पकड़कर कमरे का गेट खोलकर अंदर दाखिल होता है, फिर ध्वनि को खींचकर जमीन पर फेंक देता है। आह! वो उसके फेंकने की वजह से फर्श पर गिर गई, जिस वजह से उसकी कांच की एक दो चूड़ियां फर्श की चोट खाकर कलाई में टूट गईं, जिससे ध्वनि की कलाई में हल्का सा खरोंच आ गया और वो करा उठी। अब तक आरांस गेट लॉक करके उसके नजदीक पहुंच गया था। उसकी नजर ध्वनि की कलाई पर गई, जहां से हल्का हल्का खून रिस रहा था, जिससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो नीचे बैठकर पीछे से चुनरी सहित ध्वनि के बाल पकड़कर खींचता है। प्लीज छोड़िए, दर्द हो रहा है। अब तक अपनी कलाई देखती ध्वनि अचानक अपने बाल के खींचने की वजह से दर्द से कराहते हुए कहती है। उसका एक हाथ अपने बालों को पकड़े हुए था, और वहीं उसकी बात सुनकर आरास दांत भींचकर और जोर से उसके बाल खींचते हुए कहता है, दर्द हो रहा है? होना भी चाहिए। अभी तो सिर्फ शुरुआत है डियर वाइफी। तुम्हें तो इतना दर्द मिलेगा कि मरने की ख्वाहिश करोगी, लेकिन मौत को भी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा। ध्वनि को अपने सर में इस वक्त बेहिसाब दर्द महसूस हो रहा था। उसकी आंखों से आंसुओं की धारा बहे जा रही थी, जिसका एहसास खुद उसे भी नहीं था। वो पनीली आंखों से चिल्लाते हुए कहती है, राक्षस हैं आप, क्यों कर रहे हैं ऐसा? क्या किया है मैंने? आखिर क्या वजह है आपकी इस बेहिसाब नफरत की? चिल्लाओ मत, आराम दहाड़ते हुए कहता है, जिससे ध्वनि कांप गई। आई डोंट लाइक कि मेरे सामने कोई इस तरह बात करे। अगर मैं सामने हूं तो इस तरह बात सिर्फ मैं कर सकता हूँ, वो डेंजरस आवाज में कहता है। ध्वनि उसके ऐसे एक्सप्रेशन से डरते हुए उसे देख रही थी, जिसे देखकर आरांश डेविल स्माइल करते हुए कहता है, यही डर वाइफी, यही डर तो मुझे तुम्हारे और तुम्हारी पूरी फैमिली के फेस पर देखनी है। बेहिसाब गुस्से के साथ
खासकर तुम्हारे उस भाई के चेहरे पर। तुम लोगों को बहुत शौक है मासूम लोगों की जिंदगी से खेलने का। तुम सबको ऐसी सजा दूंगा कि तुम लोगों की रूह तक कांप उठेगी। एक एक को बर्बाद कर दूंगा, जिसकी शुरुआत तुमसे हुई है। क्यों करते हैं आप सब मेरी फैमिली से इतनी नफरत? हम लोगों ने आपका क्या बिगाड़ा है? ध्वनि लाचार सी कहती है, क्योंकि वो आराज के सामने कुछ भी नहीं कर पा रही थी। तुम्हें नहीं पता कि तुम लोगों ने क्या किया? तंज भरी मुस्कुराहट के साथ। ओह हाँ, तुम्हें कहाँ याद होगा। तुम लोगों का तो रोज का धंधा है, नए नए अमीर लोगों को फंसाना और पैसे ऐंठना। नहीं, अब इतने लोगों में याद रखना बहुत मुश्किल होगा ना। लेकिन अब तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा ये पति है ना। अब मैं तुम्हें और लोगों की जिंदगियों से खेलने ही नहीं दूंगा, बल्कि अब तुमसे खेलूंगा, तुम्हारी जिंदगी से खेलूंगा। स्मित करते हुए, आज हमारी वेडिंग नाइट मीन सुहागरात है, याद तो है ना तुम्हें? इस वक्त उसके एक्सप्रेशन कुछ डार्क थे। ये आप क्या कह रहे हैं? ध्वनि उसकी बात सुनकर बहुत ज्यादा घबरा गई थी। आखिर किसी भी लड़की को अपनी इज्जत बेहद प्यारी होती है। वो ऐसे कैसे किसी पर भी सब कुछ न्यौछावर कर सकती है? हाँ, सुहागरात पर पति का हक होता है, लेकिन यहाँ उनकी सिचुएशन काफी अलग थी। इस शादी में ना ही प्यार और ना ही विश्वास, ना ही खुशी और ना ही मंजूरी थी। सब कुछ धोखा था। ध्वनि खुद भी नहीं जानती थी कि ये धोखा कितने दिनों तक चलेगा, क्योंकि ऐसी शादी जिंदगी भर तो क्या, साल भर भी नहीं टिकने वाली थी। सब कुछ जानते हुए वो अपनी इज्जत के साथ खिलवाड़ बिल्कुल नहीं कर सकती थी। आरांस उसको इस तरह घबराते हुए देखकर कुटिल मुस्कुराहट लिए कहता है, क्या हुआ भाई भी, तुम इतना क्यों घबरा रही हो? आखिर ये तो तुम्हारा रोज का काम है। तुम रोज किसी न किसी के बिस्तर पर। चटाक। आरांस का चेहरा दूसरी ओर झुक गया। उसकी पकड़ ध्वनि के बालों से हट गई। ध्वनि खड़ी होकर गुस्से से कांपते हुए कहती है, हिम्मत कैसे हुई आपकी मेरे चरित्र पर ऐसा भद्दा दाग लगाने की? दरअसल ये चांटा ध्वनि ने आरांस को उसकी आखिरी बात पूरी करने से पहले मारा था। अब तक आरांस ने जो कहा उसे ध्वनि सुनती रही, लेकिन अपने दामन के बारे में ऐसी घटिया बातें सुनकर उसने अपना कंट्रोल खो दिया। आरांस का चेहरा अब भी झुका हुआ था। उसकी आंखें गुस्से से लाल हो गईं। आखिर होती भी क्यों ना, वो ये हार था। आज तक उसके परिवार ने उससे ऊंची आवाज में बात तक नहीं की। भाई ध्वनि ने तो उसे थप्पड़ ही लगा दिया था। वो अपना चेहरा ऊपर करके झट से खड़ा होता है, अपनी गुस्से भरी लाल आंखों से ध्वनि की आंखों में झांकता है। लेकिन अब ध्वनि की आंखों में डर बिल्कुल नहीं था। आरांस चीखते हुए उससे कहता है, हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी मुझ पर हाथ उठाने की? वैसे ही जैसे आपने मेरे चरित्र के बारे में ऐसी घटिया बात करने की हिम्मत की। वो बेखौफ उसकी गुस्से भरी लाल आंखों में खुद गुस्से से घूरते हुए कहती है, तुम्हें इसका खामियाजा बहुत महंगा पड़ेगा। और किस इज्जत की बात करती हो तुम? तुम जैसी 2 टके की लड़की की कोई इज्जत नहीं होती। आरास उसे वहीं बेड पर धकेलते हुए कहता है। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ गुस्सा था। ध्वनि घबराकर उठने की कोशिश करती है, लेकिन इससे पहले कि वो उठ पाती, आरास उसके ऊपर आकर उसके दोनों हाथ पकड़ बेड पर धंसा देता है। नहीं, आप ऐसा कुछ नहीं करेंगे। ध्वनि छूटने की नाकाम कोशिश करते हुए कहती है। क्यों, पति के साथ शर्म आती है? आनास उसकी साड़ी का पल्ला एक झटके में खींच देता है, जिससे उसमें लगी पिन ध्वनि के कंधे पर लग जाती है। एक पल को दर्द और शर्म से उसकी आंखें बंद हो गईं, लेकिन जल्दी वो अपनी आंखें खोलकर छटपटाते हुए कहती है, मिस्टर राजवंशी छोड़िए, ऐसा मत कीजिए। मैं मर जाऊंगी प्लीज। क्यों, पति का छूना इतना बुरा लगता है? पूरी पूरी रात किसी और की बाहों में सोना नहीं? वो घृणित नजरों से उसे देखता है। उसकी ऐसी घटिया बातें सुनकर ध्वनि अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों के कोरों से आंसू की धारा बह जा रही थी। आज उसके खुद के पति ने उसके आत्मसम्मान की धज्जियां उड़ा दी थी। भले ही वो यह शादी मानने को तैयार नहीं थी, लेकिन आरास आखिर था तो उसका पति ही। वो अब और बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। आरांस उसके गले में अपना सर डालकर उसे छूने जा रहा था। ध्वनि ने अब छटपटाना बंद कर दिया था। वो बेजान सी आंखें बंद करके पड़ी हुई थी, बशर्ते उसकी धड़कनें जरूर तेज थीं। आज पहली बार कोई लड़का उसके इतने करीब आया था। अब उस वजह से अपना सब कुछ खो देने की डर की वजह से उसकी धड़कनें तेज चल रही थीं। आज आरांस अपने गुस्से में जो भी कर रहा था, उसका सीधा असर ध्वनि की अंतरात्मा पर हुआ था। उसकी बंद आंखों में आरांस के लिए नफरत पनप चुकी थी। जिस आत्मसम्मान पर वो सर उठाकर जीती थी,
आज उसी आत्मसम्मान को उसके ही पति ने रौंद कर रख दिया था। कितने सपने थे उसके शादी को लेकर, अपनी स्पेशल नाइट को लेकर। हर लड़की चाहती है कि उसकी शादी बेहद प्यार करने वाले लड़के से हो। शादी की रस्में उसकी इच्छा अनुसार हों। आखिर रस्में सिर्फ रस्में नहीं होती हैं, वो तो पवित्र बंधन में बंधने की सीढ़ी होती है। एक एक रस्म के बाद दोनों पक्ष खुद को एक दूसरे के करीब पाते हैं और शादी के वक्त तक दोनों एक दूसरे के हो जाते हैं। हर लड़के और लड़की की वेडिंग नाइट के लिए भी कुछ अरमान होते हैं। किसी भी स्त्री के लिए अपना सब कुछ अनजान पुरुष को सौंपना आसान नहीं होता, लेकिन वो इस विश्वास से कि उसका पति उसकी इज्जत की हमेशा हिफाजत करेगा, वो सब कुछ उस रात सौंप देती है। ध्वनि ने भी ऐसा ही कुछ सोचा होगा। अगर उसकी शादी सभी रस्मों रिवाज के साथ उसके परिवार की सहमति से हुई होती, तो वो भी उन्हीं लड़कियों की तरह विश्वास के साथ खुद को अपने पति को सौंप देती। लेकिन इस शादी में रस्म रिवाज, परिवार की सहमति तो दूर, उसकी खुद की सहमति तक नहीं थी। उसकी शादी उसकी इच्छा के विरुद्ध हुई थी। फिर कैसे वो उस पर विश्वास करती। आराज का एक हाथ ध्वनि के दोनों हाथ पकड़े उसके सर के ऊपर था, वहीं दूसरा हाथ उसके शरीर के हर हिस्से पर चल रहा था। जिससे ध्वनि के शरीर में सैरन सी हो रही थी, वो उसे चूमते हुए धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ रहा था। जिसे महसूस कर ध्वनि ने जोर से अपनी आंखों को मीच लिया। आराम से उसके शरीर में डूब चुका था। अचानक से उसे ध्यान आया कि ध्वनि काफी देर से शांत लेटी है। उसने अब अपना चेहरा उठाकर उसके चेहरे की ओर देखा। उसके चेहरे की ओर देखकर उसके एक्सप्रेशन सर्द हो गए। वो झटके से उसके ऊपर से उठ गया। ध्वनि अब भी शांत थी। उसके चेहरे के भाव सूने थे। आंखें बंद थीं, लेकिन उसके कोनों से आंसू बह रहे थे। वाट रविश, क्या मैं तुम्हारा रेप कर रहा हूँ? यह सब तब क्यों नहीं करती जब किसी और के साथ होती हो? आराज गुस्से में चीखते हुए कहता है और उसी वक्त तेज कदमों से कमरे से बाहर चला जाता है। जाते जाते उसने इतनी तेज से गेट बंद किया था कि ध्वनि एक पल को कांप गई। अब जाकर उसने वैसे ही लेटे हुए अपनी आंखें खोली। उसकी आंखों में इस वक्त सिर्फ नफरत थी। वो खुद से ही कहती है, मिस्टर राजवंशी, आपने बिल्कुल भी ठीक नहीं किया। आज के लिए मैं आपको कभी माफ नहीं करूंगी। आज आपने अपनी हदें पार भले ही ना की हो, लेकिन मेरी इज्जत को ठेस पहुंची है। मैं गलत नहीं हूँ और ना ही मेरा परिवार गलत है। ये बात मैं जल्दी ही आपको साबित कर दूंगी। आपकी और आपके परिवार की नफरत की वजह जानकर मैं अपनी बेगुनाही जरूर साबित करूंगी। उसी वक्त मैं आपसे और इस जबरदस्ती के बंधन से आज़ाद हो जाऊंगी। अब मैं अपने चरित्र पर आपके लगाए दाग को साफ करके ही जाऊंगी। ये वादा है ध्वनि मेहरा। नीचे दादी की बात याद करके ध्वनि आरांस राजवंशी का। ध्वनि इस वक्त उसी बेड पर कल वाले कपड़े में ही बैठी हुई थी। ना ही उसका फोन उसके पास था और ना ही उसके कपड़े। वो रात भर सोई भी नहीं थी। वो अभी अपनी सोच में गुम थी कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। ध्वनि गहरी सांस लेकर अपनी साड़ी ठीक करके दरवाजा खोलती है। उसके सामने सरला जी मुस्कुराते हुए खड़ी थी। ध्वनि ने झुककर उनके पैर छूने चाहे तो वो झट से पीछे हट गईं। अरे अरे बहू रानी, आप ये क्या कर रही हैं? वो आश्चर्यजनक लहजे में बोली। आप मुझसे बड़ी है ना, इसलिए। ध्वनि उनके ऐसे बिहेवियर पर हिचकिचा गई। उसे लगा कि वो भी उसे पसंद नहीं करती। बहू रानी, मैं बस इस घर की हेड सर्वेंट हूँ। आपको मेरे पैर नहीं छूने चाहिए। वो उसे अपनी उलझन बताते हुए कहती है। जिस पर ध्वनि को थोड़ी शांति मिलती है। वो मुस्कुराकर कहती है, लेकिन मुझसे बड़ी है ना। आपको पता है, बचपन में हमारे घर एक काम वाली आती थी। वो थोड़ी उम्र दराज थी। शायद काम करना उनकी मजबूरी होगी। उनकी मेरी मम्मी से बहुत बनती थी। एक दिन मेरा जन्मदिन था, तो सुबह सुबह उठकर मैंने सबके पैर छुए। वो वहीं खड़ी थी, लेकिन मैंने उनके पैर नहीं छुए। तब मेरी मम्मी ने मुझसे उनके पैर छूने को कहा, लेकिन फिर मैंने वही कहा जो अभी आपने कहा। मैंने कहा कि वो तो सिर्फ काम वाली हैं। फिर मेरी मम्मी ने मुंह बनाकर उस दिन भी मुझे डांट लगा दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं होता। अभी वो ये काम कर रही हैं क्योंकि उनकी मजबूरी है। अगर उनके बेटे ने घर से नहीं निकाला होता, तो वो भी अपने घर की मालकिन होती। वो तो बहुत महान है जो उन्होंने इस उम्र में भी मेहनत करके जीना चुना। वरना कई लोग तो बस हार कर भीख मांगने बैठ जाते हैं। अगर मैं उनका आशीर्वाद लूंगी तो हमेशा खुश रहूंगी। अपने से बड़ों का हमेशा आदर करना चाहिए, चाहे आप उन्हें जानते हो या ना जानते हो। उनके पैर छू लेने से आप गंदे नहीं हो जाएंगे।
गंदगी लोगों की सोच में होती है, काम में नहीं। ध्वनि मुस्कुराते हुए सरला जी से अपने बचपन की कहानी सुनाती है। मैं उसकी बात को सुनकर और ये सब बताते वक्त उसकी मुस्कुराहट और आते आते भावों को देखकर उन्हें उस पर बेहद प्यार आ रहा था। आज उन्होंने ध्वनि को मुस्कुराते देखा था, वरना कल तो वो बात भी नहीं कर रही थी। अपने परिवार के जिक्र भर से उसकी होंठों की मुस्कुराहट साफ बता रही थी कि वो अपने परिवार से कितना प्यार करती है। सरला जी को यूं देखकर ध्वनि आगे कहती है, इसलिए कह रही हूँ कि पैर छूने दीजिए, फिर आप आशीर्वाद दे दीजिएगा। वो इतना कहकर वापस से झुककर उनके पैर छूती है। इस बार सरला जी अपने हाथ उसके सर पर रखकर मुस्कुराते हुए कहती हैं, सदा खुश रहो। वो अपने हाथ में पकड़ा बैग ध्वनि की तरफ बढ़ाते हुए कहती हैं, बहू रानी, आप ये लीजिए, इसमें बड़ी मालकिन ने आपके लिए कपड़े भिजवाए हैं। आप आधे घंटे में तैयार होकर नीचे आ जाइए। आज आपकी रसोई की रस्म भी होगी। जी। वो सर हिलाकर बैग लेकर अंदर चली गई। वहीं सरला जी नीचे की तरफ जाते हुए मन ही मन कहती हैं, नहीं, ये बच्ची और इसका परिवार बिल्कुल भी इनके साथ इतना घटिया काम नहीं कर सकता। अंश बाबा को जरूर गलत फहमी हुई है, लेकिन कहीं इस गलत फहमी के कारण वो बहू रानी को सजा न दे दें। वैसे भी उनका गुस्सा तो साक्षात महादेव का रौद्र रूप वाला होता है। मुझे बड़ी मालकिन से बात करनी चाहिए। वो तेज कदमों से नीचे की ओर चली गई। आगे की कहानी नेक्स्ट।